Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am here with you with the 23rd lecture today, and we will be discussing short reports. Now in the previous lectures we discussed letters, memos, office notes and fax transmittals. They have all their own criteria and their own way of being written. और इस सब चीज़ों में आपको अपनी लैंग्वेज और अपनी एक्यूरेसी अप्रोप्रिएसी ऑफ सेंटेंसेस का ख्याल रखना होता है. शॉर्ट रिपोर्ट्स आर आल्सो वन ऑफ दोज बिकॉज रिपोर्ट्स डिफरेंट काइंड की होती हैं और ऑर्गेनाइजेशंस में व्हेन यू आर राइटिंग अ रिपोर्ट इट इज़ ऑन वेरियस इंसिडेंट्स, वेरियस टॉपिक्स एंड ऑफ कोर्स जो भी कोई नया प्रोजेक्ट आपका होता है उसके लिए आपको एक शॉर्ट रिपोर्ट देनी होती है, कंपाइल करनी होती है. सो वो किस तरह की रिपोर्ट्स होती हैं, क्या उनका फंक्शन है और क्या उनकी फॉर्मेटिंग है, वो चीज़ें हम लोग आज देखेंगे. एंड आपने मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. आपने देखा होगा अपनी टेक्स्ट बुक्स, मैनेजमेंट की कोई किताब उठा लीजिए या फिर बिज़नेस कम्युनिकेशन की कोई बुक ले लीजिए. ये बुक्स किस तरह से प्रिंट होती हैं. आप देखते होंगे कि फ़र्स्ट जो इनका कवर है वो इनका एक टाइटल पेज होता है जिसमें कि बुक का नाम और राइटर्स के नेम्स होते हैं. अगर 2 राइटर्स हैं तो 2 नेम्स वहाँ पे होंगे और पीछे टाइटल सा बना होता है. जैसे बिज़नेस कम्युनिकेशन की बुक पे यूजुअली दिखाया जाता है बैकग्राउंड में कि 2 people आर टॉकिंग और 2 people आर शेकिंग हैंड्स और कोई ऑफिस की एनवायरनमेंट. तो इस तरह से आपका टाइटल पेज बनता है बिकॉज़ अ टाइटल पेज जो है वही आपको फॉरवर्ड लेके जाता है कि इस बुक में एक्चुअली क्या चीज़ है. सो यू हैव द टाइटल पेज और उसके बाद जब आप पेज अपना फर्स्ट खोलते हैं तो उसके अंदर आपके लेफ़्ट हैंड साइड पे कॉपीराइट्स और पब्लिशर्स और ये सब चीज़ें लिखी हुई होती हैं. दीज आर ऑल नोन एज टेक्निकल राइटिंग्स. ये सब कुछ ऑफिशियल और टेक्निकल राइटिंग में इंक्लूडेड होता है. उसके बाद आप देखते हैं कि आपके पास एक्नॉलेजमेंट आता है और आपके पास जो है वो रेफरेंसेस और इस तरह से ये सब चीज़ें आपके रिपोर्ट में चलती जाती हैं. एक्नॉलेजमेंट जो है वो आप एक्नॉलेज करते हैं उन लोगों को जिन्होंने आपको इस बुक की फॉर्मेशन में हेल्प किया हो. फॉरवर्ड भी होता है बाज़ दफ़ा. सो जस्ट लुक इनटू योर बुक्स क्योंकि वो भी एक तरह की रिपोर्ट है ऑन अ सर्टेन टॉपिक. तो उस टॉपिक के ऊपर जो रिपोर्ट है वही आप देखते हैं कि वो किस तरह से जो है वो कंपाइल हुई हुई है. सो एक बुक की एग्जांपल देना यहाँ पे अप्रोप्रिएट है एंड आई विश कि हमारे पास कोई ऐसा तरीका हो कि हम बुक्स की आपको फॉर्मेशन दिखा सके. लेकिन जैसे मैं आपको बता रही हूँ, आप अपनी कोई भी बुक देख लीजिए और उसके पेजेस को देखें. जैसे उसके अंदर एक्नॉलेजमेंट आती है, उसके बाद फिर आपके टेबल ऑफ कंटेंट्स आएगा. उसके अंदर आपको पेज नंबर के अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं कि दिस थिंग, दिस चैप्टर और दिस हेडिंग या दिस टाइटल इज़ ऑन दिस पेज. तो आप डायरेक्टली, वो गाइडेंस है आपके लिए, आप डायरेक्टली उसी पेज को खोलते हैं जहाँ पे आपने मेमो का फॉर्मेट देखना है या आपने शॉर्ट रिपोर्ट का देखना है या सीवी राइटिंग का देखना है. सो यू गो डायरेक्टली टू दैट पेज. सो अगेन दीज आर फॉर योर कन्वीनियंस, दीज आर फॉर योर बेनिफिट. तो आप इसको देखें कि कितना ज़्यादा इसके अंदर एक एस्पेक्ट ये मौजूद है कि आप अपने ऑडियंस को फैसिलिटेट कर रहे हैं. उसके बाद चैप्टर्स शुरू होते हैं एंड देन आफ्टर दैट एट द एंड आप देखेंगे उस बुक के अंदर कि या तो इंडेक्स होगी, ग्लॉसरी होगी, रेफरेंसेस होंगे, बिब्लियोग्राफी होगी, अपेंडिक्स होगा. एंड में हर बुक इन सब चीज़ों को कंपाइल करेगी. सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी आपके लिए कन्वीनियंस के लिए हैं. इंडेक्स या ग्लॉसरी ऑफ टर्म्स, ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको बताएंगी कि आपने किस तरह से किसी वर्ड का मीनिंग आपने देखना है या किसी वर्ड का रेफरेंस आपने देखना है कि वो किस पेज पे मौजूद है. सो ये सारी चीज़ें
अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, यानी कि A फर्स्ट, B C D, इस तरह से ABCD के अकॉर्डिंगली ये सब आपको प्रिंट फॉर्म में मिलते हैं. सो रिमेंबर कि एवरी बुक इज़ अ शॉर्ट रिपोर्ट, इज़ एन एक्सटेंसिव रिपोर्ट, लॉन्ग रिपोर्ट भी उसको कह सकते हैं अगर मोटी किताब है और बहुत एक्सटेंसिवली लिखी गई है. सो वो एक रिपोर्ट ही है ऑन अ सर्टन टॉपिक. मैथमेटिक्स है, अलजेब्रा है, फिज़िक्स है, मैनेजमेंट की बुक्स हैं, बिज़नेस कम्युनिकेशन की बुक्स हैं, ये सब बुक्स, हर तरह की बुक्स आप देखेंगे कि वो रिपोर्ट फॉर्मेट है. सो आई होप ये क्लियर है आपको. किसी भी वक्त आप अपनी कन्वीनियंस पे कोई भी बुक उठा के देख लें और आप देखेंगे कि आपने कभी भी एक्नॉलेजमेंट पे अटेंशन नहीं दी होगी, कभी आपने बिब्लियोग्राफी खोल के पीछे से नहीं देखी होगी, कभी आपने रेफरेंसेस नहीं देखे होंगे कि इस बुक में रेफरेंसेस कहाँ से लिए गए, क्या इंटरनेट की कोई वेबसाइट्स यूज़ की गई या फिर किसी और बुक से रेफरेंस लिया गया, किसी इंडिविजुअल से रेफरेंस लिया गया. सो ये सारी चीज़ें उसमें मौजूद होंगी. यू विल नो कि देयर हैज़ बीन नो प्लेजरिज्म और सारा कुछ जो है वो बड़ा ऑथेंटिक और बड़ा टू द पॉइंट लिखा हुआ है. सो हम जैसे जैसे शॉर्ट रिपोर्ट्स की तरफ चलेंगे हम ये देखेंगे कि इनमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आपके लिए इंटरेस्ट की हैं, किस तरह से आप उसको फॉर्मुलेट कर सकते हैं. इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, इट्स वेरी ईजी. इट्स ओनली दैट योर लैंग्वेज इज़ द मेन कंसर्न, कि आपकी लैंग्वेज जो है वो बड़ी टेक्निकल, बड़ी प्रिसाइज होनी चाहिए. आपने देखा कि लास्ट टाइम जब हम लेटर्स कर रहे थे तो उनकी लैंग्वेज क्या थी, कभी अच्छी थी, कभी बड़ी फर्म थी, कभी उसमें कोई डिमांड थी और कभी उसमें किसी की कोई तारीफ़ थी. तो ये सब चीज़ें आपके साथ साथ चलेंगी एंड यू विल नो कि बिज़नेस वर्ल्ड में किस तरह से आप जो हैं वो कोऑर्डिनेट और कोऑपरेट करते हैं दूसरों के साथ. So let's start our 23rd lecture today, which is on short reports. A report presents comprehensive information on a specific subject. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि बुक ले लीजिए, उसका एक टॉपिक होगा और उसी टॉपिक के ऊपर एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन होगी. तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि बुक्स जो हैं वो बड़ा अच्छा एक आपके लिए रेफरेंस हैं फॉर एनी रिपोर्ट विच इज़ बीइंग रिटन. ठीक. Its main function is to inform. Of course, it gives information. It tells you how steps are taken. जैसे algebra की बुक है उसमें एग्जाम्पल्स के साथ बताया जाता है कि स्टेप्स क्या क्या हैं. Then you have business communication books जिसमें सबसे पहले definition of business communication होगी, उसके बाद सेकेंड चैप्टर में theories होंगी, थर्ड में 7 C's पे आएंगे, उसके बाद स्लोली ग्रेजुअली आप टेम्पो बिल्ड अप करते हैं ऑफ एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू नीड टू इम्पार्ट. ठीक है. सो ये सब चीज़ें भी आपके लर्निंग का हिस्सा हैं. इट्स ओनली दैट शायद आपने कभी अपनी बुक्स को इतने गौर से ना देखा हो, तो अभी देखिए और इसमें आपको बिल्कुल वही फॉर्मेट मिलेगा जो कि किसी भी रिपोर्ट का फॉर्मेट होता है. सो इट्स मेन फंक्शन इज़ टू इन्फॉर्म, आपको इन्फॉर्मेशन देना कि क्या नॉलेज है. जैसे मेडिकल की बुक्स होती हैं, इंजीनियरिंग की बुक्स होती हैं, आर्किटेक्चर की बुक्स होती हैं. सो डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट टाइम्स में ये बुक्स लिखी होती हैं और वो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस रिलेट कर रहे होते हैं, क्या चीज़ कैसे बनेगी वो बता रहे होते हैं, फार्मूलाज होते हैं, फिर उनके आगे फंक्शंस होते हैं. तो ये सब चीज़ें जब हम करते हैं तो हमें पता लगता है कि हम एक रिपोर्ट पढ़ रहे हैं अबाउट अ सर्टन टॉपिक. इट ऑल्सो ऑफर्स एक्सपर्ट ओपिनियन. सो एक्सपर्ट ओपिनियन होता है जैसे कि आपने कोई प्रोजेक्ट सक्सेसफुली अचीव किया है तो उसमें आपका एक्सपर्ट ओपिनियन होगा. पीपल वुड लाइक टू नो व्हाट यू हैव डन and how things have gone in your interest, how things have positively been done, किस तरह से एक काम जो है वो किया गया है और उसको अचीवमेंट्स क्या हुई,
उसकी रिकमेंडेशंस क्या हैं, वो किस तरह से रिकमेंड हुआ, कौन कौन लोग उसको पढ़ेंगे और कौन लोग उससे फ़ायदा लेंगे, और आपने अपने प्रोजेक्ट की कंप्लीशन पे क्या सीखा, व्हाट हैव यू लर्नड, व्हाट आर योर एक्सपीरियंसेस। इफ़ somebody left the work in the middle, आपने उस बात को किस तरह हैंडल किया। कोई पिछला प्रोजेक्ट की सक्सेस देखकर आपने इस प्रोजेक्ट में वही चीज़ें इनकलकेट की, वही चीज़ें सीखी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपके एक्सपर्ट ओपिनियंस में आ जाती हैं कि आप कितना अपना जो है ओपिनियन दे सकते हैं दूसरे लोगों को, एंड देन दे लर्न फ्रॉम योर एक्सपर्टीज़, फ्रॉम योर ओपिनियंस। अच्छे जो लर्नर्स होते हैं वो दूसरों के एक्सपीरियंस से ज़रूर सीखते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल देयर आर सम पीपल इन योर ऑर्गेनाइजेशन जो कि ये करना पसंद नहीं करते कि वो कहते हैं कि हमारा अपना एक्सपीरियंस यूनिक होगा। ओके, दे आर ऑल्सो राइट, इसमें गलत बात कोई नहीं है, लेकिन दूसरे लोगों की एक्सपीरियंस से लर्न करना वुड बी समथिंग वेरी वेरी गुड। और आप ये देख सकते हैं कि इसी तरह से लोग जो हैं वो ज़्यादा उनका विजन ब्रॉड होता है, बिकॉज दे हैव टॉक टू डिफरेंट पीपल, दे हैव रेड डिफरेंट असाइनमेंट्स कि वो कैसे कंप्लीशन पे पहुंची, किस तरह से लोगों ने काम किया, स्ट्रगल की, डे एंड नाइट दे हैव वर्कड, और यही सारी चीज़ें जो हैं वो आपके लिए किस तरह से वैल्यूएबल हो गई। तो ज़रूर पढ़ें, ज़रूर देखें, एंड एक्सपर्ट ओपिनियंस जो हैं वो ज़रूर लीजिए, बिकॉज़ एक्सपीरियंस का कोई शॉर्टकट नहीं है। जो चीज़ आप एक्सपीरियंस से लर्न करते हैं वो एवर लास्टिंग होती है। आई वोंट से कि लॉन्ग लास्टिंग होती है, मैं ये कहूँगी कि एवर लास्टिंग होती है। इन माई टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ अबाउट नियरली 20 years नाउ, मैंने बहुत कुछ लर्न किया और मैं अभी तक लर्न कर रही हूँ, और ये लर्निंग मेरी आगे तक चलेगी, बिकॉज़ जो मैं तो अपने स्टूडेंट से भी सीखना पसंद करती हूँ, बिकॉज दे हैव न्यू आइडियाज़ नाउ। और स्टीरियोटाइप किस्म की हमारी एजुकेशन नहीं रही है, उसमें बहुत वेरिएशन हो गई है, बहुत वैरायटी आ गई है। सो लर्न फ्रॉम एवरीबडी, लर्न फ्रॉम द अदर पर्सन's एक्सपीरियंस, एंड यू विल सी कि कितना ज़्यादा आपकी नॉलेज इम्प्रूव हुई है। इट ऑल्सो गिव्स एडवाइस टू मैनेजर्स को ये एडवाइस देती है। इसी तरह से जैसे कि आपने कोई चीज़ पढ़ी, आपने प्रीवियस रेफरेंस उठा के देखा, आपने प्रीवियस रिपोर्ट देखी कि ओके दिस प्रोजेक्ट लास्ट ईयर वाज कंप्लीटेड, सो इसमें क्या क्या स्टेप्स थे विच वर नेसेसरी, कौन सी चीज़ कहाँ पे गलत हुई, और उसको हमने किस तरह से रेक्टिफाई करना है, बेहतर करना है। तो वो सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। तो मैनेजर्स को इसमें से एडवाइस मिलती है, दे कैन थिंक ऑफ सर्टन थिंग्स, दे कैन इमेजिन डिफरेंट आइडियाज़, दे कैन सी के अगर हम ऐसे करेंगे तो इस तरह हो जाएगा। सो थिंकर्स एंड फीलर्स एंड एक्सट्रोवर्ट्स और इंट्रोवर्ट्स, ये सब आपके साथ चल रहे हैं। कीप अ चेक ऑन प्रोग्रेस। अब कुछ रिपोर्ट्स ऐसी होती हैं जो कि प्रोग्रेस के ऊपर चेक रखती हैं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक रिपोर्ट बनाई जिसमें कि टाइम टू टाइम आपने प्रोग्रेस चेक करवानी है। बिटवीन 6 months एक रिपोर्ट जनरेट होती है, उसके बाद 1 year के बाद एक रिपोर्ट जनरेट होती है। सो उसके अकॉर्डिंगली इट डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशंस ओन क्राइटेरिया ऑफ जजमेंट कि वो किस तरह से प्रोग्रेस को जज कर रहे हैं। सो वो रिपोर्ट आपकी जो है वो वीकली, इवन डेली, इवन फोर्टनाइटली, मंथली, 6 monthly, इन अ ईयर, 5 years का प्रोजेक्ट है तो जाहिर है कि हर ईयर आपको एक रिपोर्ट जनरेट करनी होगी कि ये कहाँ तक कंप्लीट हुआ, how far it has gone and how are things going to go further ahead. So इन सब चीज़ों के चेक रखने के लिए आप जो हैं वो अपनी रिपोर्ट्स जनरेट करते रहते हैं। प्लान फॉर द फ्यूचर, ऑफ कोर्स
it also gives you plan for the future. जैसे कि आपकी progress report होगी, it will give a 6-month report on a certain project कि ये project यहाँ तक complete हुआ. So it is giving a plan for the future also कि अब हमारे पास इतना time रह गया है. These are our finances and these are the limitations. These are the problems we are facing. How we can overcome this problem or this trouble and plan for the future कि project आपका time पे ख़त्म हो जाए या before time ख़त्म हो जाए, या अगर उसमें कुछ delay है तो वो बहुत ज़्यादा extensive delay ना हो. ठीक, so ये सब चीज़ें आप देखेंगे और आप खुद डिसाइड करेंगे कि आपकी रिपोर्ट जो है वो कहाँ पे आपको गाइडेंस दे रही है. सो इट इज़ ऑल इंफॉर्मेशन फॉर यू एंड इट इज़ रिटन इन डिफरेंट मैनर्स. आपकी कंपनी की, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एक वर्किंग होगी और उस वर्किंग में आपने अपने आप को एडजस्ट करना है. एंड देन मेक डिसीजंस बनाने होंगे कि यू सी प्रोग्रेस इस तरह की आई है कि बहुत ही ख़राब प्रोजेक्ट जा रहा है और बिल्कुल ठीक नहीं जा रहा और हमें आगे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आने वाली हैं, हमें ट्रबल भी आने वाली है. तो आप डिसीजंस ले लेते हैं. यू मेक अ डिसीजन दैट ओके वी आर नॉट गोइंग टू वर्क फर्दर ऑन दिस प्रोजेक्ट. सो ये डिसीजन मेकिंग में भी काम आती हैं आपकी रिपोर्ट्स. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कभी देखा होगा कि देर आर बिल्डिंग्स बीइंग मेड और अचानक से उन पे काम रुक जाता है, वो प्रोग्रेस नहीं हो रही है, वो वहीं पे रुक गया, वहीं पे अटक गया. कॉन्ट्रैक्टर्स चले गए या आर्किटेक्ट्स चले गए या फाइनेंसेस की कोई आपके जो पार्टनर है वो छोड़ के चले गए, तो आपको फाइनेंशियल इश्यूज़ आ गए, ये सब प्रॉब्लम्स हो गई. तो वहाँ पे आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि वो बिल्डिंग या वो प्रोजेक्ट वहीं पे रोक दिया जाए. Now if that project stops over there, what happens is that it is sold as it is. जैसा कि वो होता है वो उसी तरह से कोई और कंपनी उठा लेती है, कोई और कंपनी ले लेती है. आपने कभी कभी कंपनीज़ के नेम्स भी चेंज होते देखे होंगे. तो वो इसी तरह से होता है कि एक कंपनी एक चीज़ नहीं कर पा रही तो वो फिर उसको इसी तरह से छोड़ देती है और फिर another organization picks it up from there and takes it forward. अगर उनके पास फाइनेंसेस जो हैं वो ठीक ठाक हैं, कमिटमेंट्स उनकी ठीक है, उनकी प्रोग्रेस सही जा रही है, तो वो इस तरह से ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैनेज कर लेंगे. सो योर रिपोर्ट्स आर ऑन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स. जैसा मैंने आपको बताया किताबों का आपको मैंने वो दी एग्जाम्पल. और main functions to inform, to offer opinions, advice to the managers, checking progress on whatever is going on, planning for the future, making decisions, decision making कि यहाँ पे ये project हमें फ़ायदा नहीं दे रहा और इसमें हमें और भी trouble आने वाली है. So ये 4C आप थोड़ा सा देख लेते हैं आगे ahead कि ये चीज़ ठीक नहीं चल रही, आपको एक फीलिंग हो जाती है, आपको एक हंच हो जाता है कि नहीं इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क वेल, तो आप उसको वहाँ पे रोक देते हैं, स्टॉप कर देते हैं. सो ऑल दीज थिंग्स रिपोर्ट ही आपको हेल्प करती है टू सी अ क्लियर पिक्चर ऑफ थिंग्स कि किस तरह से क्या चीज़ कहाँ जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है. सो वो डायरेक्शन जो है आपको वो डिसाइड करती है कि आपने ये फॉरवर्ड लेके जाना है. प्रोग्रेस बहुत अच्छी है, बड़ा अच्छा रिजल्ट्स आ रहे हैं, बड़ा टाइम पे काम हो रहा है, एवरीबडी इज़ वर्किंग वेरी हार्ड. कोई कॉन्ट्रैक्टर या कोई भी जो शख्स है वो आपको छोड़ के नहीं गया, तो आप बड़े खुश होते हैं, बड़ा पॉजिटिव प्रोग्रेस करते हैं और डिसीजन लेते हैं कि जी ये प्रोजेक्ट जो है हमारा ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा या हमें फाइनेंसिस की और ज़रूरत है तो हम उसको किस तरह से जल्दी इसको कंप्लीशन तक पहुंचाएं. सो आपको रिपोर्ट इन सब चीज़ों में हेल्प करती है एंड इट इज़ अ वेरी गुड आइडिया टू जनरेट रिपोर्ट्स ऑन प्रोजेक्ट्स so that you learn from them, you learn from the experience of the other people and you plan for your
future. Planning steps क्या हैं आपकी short report के? Indicate your purpose clearly. आपका जो purpose है वो बड़ा clearly indicate होना चाहिए कि आप ये report क्यों लिख रहे हैं. So there are going to be different steps you will be thinking about in these plannings. कि आप का purpose क्या है, क्या आप previous काम क्या जो है वो दे रहे हैं रिपोर्ट, या आप फ्यूचर के लिए कोई रिपोर्ट ऐसी बना रहे हैं, प्रेजेंटेशन ऐसी बना रहे हैं कि आप नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने लगे हैं. वो भी आपका एक रिटन डॉक्यूमेंट होगा, वो भी आपकी एक रिपोर्ट होगी कि दिस इज़ व्हाट आई हैव थॉट एंड दिस इज़ व्हाट इट शुड बी लाइक, और ये मेरा प्लान है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं कि जी हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक रेस्टोरेंट खोलेगी क्लोज टू द कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी एट चक शहजाद. ठीक है, अब चक शहजाद में बहुत सारे अच्छे रेस्टोरेंट्स नहीं हैं, इट इज़ अ फार ऑफ एरिया, ज़रा दूर है. अब वहाँ पे स्लोली ग्रेजुअली डेवलपमेंट हो रही है और वहाँ पे आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो ये एस्टैब्लिश्ड है. तो आपका पर्पस क्या है? आप वहाँ पे एक आउटलेट खोलना चाह रहे हैं ऑफ गिविंग क्वालिटी फूड, या आप चाहते हैं कि आप होम डिलीवरी का जो एक वो है आउटलेट वो खोलें, पिज़्ज़ास खोलेंगे, या यू नो चाइनीज़ फूड खोलेंगे, या आप कॉन्टिनेंटल फूड खोलेंगे, किस तरह का खाना होगा. सो वो आप सर्वे करके, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन गैदर करके, कुछ लोगों से इंटरव्यू लेके कि वो किस तरह क्या चीज़ खाना पसंद करते हैं, लोकेशन देखेंगे, लोकेशन अच्छी होनी चाहिए, अप्रोच अच्छी होनी चाहिए, सो दैट पीपल कैन रीच इट. सो आप इंडिकेट कर रहे हैं कि आपका पर्पस क्या है, आपने वहाँ पे क्या चीज़ बनानी है, या अगर आप प्रोग्रेस रिपोर्ट दे रहे हैं तो वो किस तरह की आप आगे उसको कैसे लेके चलेंगे. सो ये सारी बातें आपकी पूरी होने लगती हैं, कंप्लीशन तक पहुंचती हैं, और आप कहते हैं कि ठीक है, दिस इज़ द पर्पस ऑफ माय रिपोर्ट और वट एवर आई एम राइटिंग. इनिशियल रिपोर्ट्स भी होती हैं कि प्रोग्राम अभी शुरू नहीं हुआ लेकिन आपने उसको इनिशिएट किया और आपने ये बताया, फ्यूचर थिंकिंग आपने की कि ये जो है काम इस तरह से बड़ा पॉजिटिवली हो जाएगा. सो यू सीइंग द पर्पस. इसको पर्पस स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, इसको आप साइनॉप्सिस भी कह सकते हैं, इसके डिफरेंट नेम्स हो सकते हैं, इंट्रोडक्शन भी इसको कहा जा सकता है. सो ये एक पैराग्राफ होगा जो कि बताएगा व्हाट द रिपोर्ट इज़ अबाउट, वेदर इट इज़ अ रिपोर्ट ऑन ऑलरेडी वर्क बीइंग डन और यू हैव थॉट ऑफ अ न्यू वर्क, अ न्यू प्रोजेक्ट, अ न्यू असाइनमेंट, और आप उसको किस तरह से फॉरवर्ड लेके जाएंगे. गिव एक्यूरेट एंड ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन. अब एक्यूरेट एंड ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन दीजिए. जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि ओके, चक शहजाद इज़ दिस लोकेशन, इट इज़ सो मच फार अवे फ्राम इस्लामाबाद, इट इज़ अप्रोचेबल फ्राम these रोड्स, एंड यहाँ पे एक ये लैंड वेकेंट है जिसकी के एस्टिमेट ये है, जिसका प्राइस ये है, और इसको जो सेलर है वो सेल करने के लिए भी तैयार है. सो आप प्रॉपर्टी डीलर से भी आपकी बात हुई है, और किस तरह से ये सारी चीज़ें जा रही हैं वो भी आपके सामने आएंगी. एंड यू आर गिविंग एक्यूरेट एंड ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन. उसमें आप ये नहीं कह रहे कि परहैप्स इट इज़ 2 मिलियन, परहैप्स या मे बी वाली बात उसमें नहीं होनी चाहिए. आप कहें कि एस्टिमेट 2 मिलियन का है. एक्यूरेट कि टाइम ड्यूरेशन क्या होगी, आपके ख़्याल में ये 4 इयर्स में या 3 इयर्स में जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए. सो वो टाइम ड्यूरेशन, एक्यूरेसी, ऑब्जेक्टिवनेस ऑफ इंफॉर्मेशन, वो सब चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं. बी वेरी क्लियर अबाउट थिंग्स. कोई उसमें मे बीज़ और बट्स एंड इफ्स की बात नहीं होनी चाहिए कि अगर ये हो गया तो ऐसा होगा, या अगर ऐसा हुआ तो फिर हम ये कर लेंगे. ये थिंकिंग्स हैं, सजेशंस हैं, लेकिन ये बाद में आएंगी. आपने एक्यूरेट और ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन देनी है कि दिस इज़ व्हाट आई हैव थॉट ऑफ,
and this is how the project may work well. या फिर अगर आप करंट प्रोजेक्ट की ही रिपोर्ट बना रहे हैं, 6 मंथली आपसे रिपोर्ट मांगी गई है. So what you do in that is that you give objective and accurate information कि ये शख्स जो है ये इतना काम बीच में छोड़ के चला गया है, इसकी ये पेमेंट्स हैं, इसके लिए हमें क्या करना होगा, इतना काम हो गया है, क्या हिकअप्स आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं. वो एक्यूरेसी और बहुत ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव नहीं है कि वो शख्स बड़ा बुरा था और वो हमारा काम छोड़ के चला गया. इट्स नॉट दैट. आप ये कहेंगे कि जी ये काम जो है ये यहाँ पे स्टैंड स्टिल हो गया है बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस, बिकॉज ऑफ द रीज़न दैट द पर्सन लेफ्ट, और उसके बारे में कुछ नहीं करेंगे, सब्जेक्टिव नहीं होंगे, बहुत ऑब्जेक्टिव रहेंगे कि चीज़ें किस तरह प्रोग्रेस कर रही हैं, काम किस तरह चल रहा है. सो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है. आप ह्यूमन बीइंग्स को टारगेट नहीं करते, आप इंडिविजुअलिटी पे नहीं आते, आप सब्जेक्टिव नहीं होते हैं, आप सिचुएशंस को डिस्कस करते हैं और सिचुएशन से ही लर्न करते हैं. बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स आर डिफरेंट. हर कोई जो है वो अपने डिफरेंटली सोचता है और उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उनका क्राइटेरिया भी बहुत डिफरेंट होता है. कुछ लोग अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं और कुछ लोग नहीं समझते. अप्लाई सूटेबल हेडिंग्स. अब आप हेडिंग्स सूटेबल अप्लाई करेंगे कि आपके जो हेडिंग्स हैं वो किस तरह की हैं, उसमें क्या चीज़ है, क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है और कहाँ कहाँ पे आपको ब्रेक्स देनी है इन द रिपोर्ट. ये 2 पेज रिपोर्ट भी है, 4 पेजेस की रिपोर्ट भी हो सकती है, एज अ मेमोरेंडम 1 पेज की भी लिखी जा सकती है. बट इफ़ इट विल हैव हेडिंग्स एंड सूटेबल टाइटल्स तो वो ब्रेकअप जो है वो अच्छा हो जाता है. जैसे यहाँ पे अब मैंने आपको कहा कि प्लानिंग स्टेप है, उसके बाद हम आगे जाएंगे, एक और हेडिंग में दूंगी, उसके बाद उससे आगे जाएंगे, एक और हेडिंग होगी, तो वो कंपार्टमेंटलाइजेशन में आपको हेल्प करता है एंड यू विल बी वेरी इफेक्टिव इन राइटिंग अ रिपोर्ट. आपका अपना माइंड भी क्लियर होगा बिकॉज आपने बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचा हुआ है एंड दे आर कमिंग इन टू लाइन. वो अपने उसमें आ रही हैं, स्ट्रीम लाइन हो रही हैं, और जैसे जैसे आपका माइंड सोचता जा रहा है वैसे वैसे आप हेडिंग्स बनाते जा रहे हैं, कंपार्टमेंटलाइज कर रहे हैं, प्रायोरिटाइज कर रहे हैं और स्टेप्स 1 2 3 4 तक आप लेके जा रहे हैं. देन यू ऑर्गेनाइज द पॉइंट्स. आप पॉइंट्स को फिर ऑर्गेनाइज करते हैं कि ये किस तरह से दे आर डेवलपिंग, हाउ दे आर गोइंग टू वर्क वेल, किस तरह से क्या चीज़ जो है वो आपके सामने आ रही है और कौन सा पॉइंट जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और उसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, 3rd 4th 5th, इस तरह से आपको पॉइंट वाइज भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपको क्लियर पिक्चर देगी. एंड बिलीव मी यू विल ऑल्सो बी वेरी क्लियर अबाउट थिंग्स कि क्या हो रहा है, बिकॉज एक प्रोजेक्ट है उसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं. ऑल ऑफ देम आर इन्वॉल्व इन देयर ओन वे. कोई शख्स है वो रात को 10 बजे तक बैठ के काम करता रहता है, दूसरा है वो 5 बजे ही उठ के चला जाता है, तीसरा एक और है जो पूरी रात भी उस प्रोजेक्ट पे लगा देता है. तो किस तरह से क्या काम चल रहा है, ये रिपोर्ट्स जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं और वो आपको लिखने वाले को भी क्लियर पिक्चर देती हैं, पढ़ने वाले को भी क्लियर पिक्चर देती हैं. सो यहाँ पे अगेन आपकी राइटिंग एक्सपर्टीज़ एंड देन योर ऑडियंस एनालिसिस कि किस चीज़ की रिपोर्ट जो है वो इस वक्त ज़रूरी है, इस वक्त चाहिए, तो वो उसी तरह से उसको जो है वो फैसिलिटेट करता है. सो अगेन ये सारी चीज़ें मिल के आपको एक अच्छी आउटलुक दे देंगी, आपका माइंड क्लियर हो जाएगा. अगर आपसे वर्बली पूछा जाए कि हाँ जी प्रोग्रेस कैसी जा रही है, प्रोजेक्ट कैसा जा रहा है, तो आप कहेंगे हाँ ठीक है, कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये मसला है, वो ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. इस तरह आपकी डिस्कशन होके ख़त्म हो जाएगी. बट व्हेन इट कम्स इन ब्लैक एंड वाइट, जब आपकी ये प्रिंट फॉर्म में आती है
तो आपको पॉइंट्स क्लियर होते हैं, पॉइंट्स में लिखा जाता है कि जी ये काम इतना हो गया, ये जो है ये चीज़ यहाँ पे रुक गई, इस शख्स ने बहुत अच्छा काम किया, यहाँ तक इसने इसको पहुँचाया, वेरी कमेंडेबल वर्क डन, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आप चलते रहते हैं और अपने पॉइंट्स को क्लियर करते जाते हैं, इवन इन योर माइंड एंड ऑफ कोर्स even for the senior people who have approved this project, या जो owners हैं या जो CEOs हैं, जो management में हैं, highest authority में हैं, उन सब लोगों को भी ये चीज़ें clear होती हैं. And then lead logically to a conclusion. Now you're leading logically to a conclusion. आप ये देख रहे हैं कि आप की conclusion क्या है, प्रोजेक्ट जो है वो कब ख़त्म होगा, उसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है, रिकमेंडेशंस भी आप दे सकते हैं. सो कंक्लूजन इज़ अगेन अ स्मॉल समरी ऑफ वॉट एवर यू हैव रिटन. कंक्लूजन शुड नॉट बी मोर देन 10 to 12 लाइन्स, यानी कि एक छोटा पैराग्राफ, एक कॉम्प्रिहेंसिव पैराग्राफ होना चाहिए जो कि कंक्लूड करे कि दिस इज़ व्हाट माय फाइंडिंग्स आर फॉर दिस प्रोजेक्ट, और ये इस तरह से ये किया गया है, और ऐसे आपको जो है इसकी प्रोग्रेस मिल जाएगी, इसकी एक ये रिपोर्ट है, और इस तरह से ये काम जो है वो कंप्लीट होगा. मेरी सजेशन ये है, उसमें सजेशन भी आप डाल सकते हैं कि वी हायर 2 experts ऑन दिस. एक एक्सपर्ट हमारे पास ऑलरेडी है, लेकिन एक और को हम ले लेते हैं ताकि हमारा काम जो है वो जल्दी जल्दी कंपाइल हो. सो डिपेंड्स ऑन द वे यू आर कंक्लूडिंग थिंग्स. थोड़ी सी उसकी समरी दे दें कि ये रिपोर्ट इस बारे में है, ये प्रोजेक्ट है और ये इस तरह से रन हो रहा है, एंड दीज आर द थिंग्स विच आर कमिंग, वी आर लुकिंग इनटू दीज मैटर्स. कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं जो सही नहीं हैं या सही हैं, या प्रोजेक्ट बहुत अच्छा जा रहा है, या प्रोजेक्ट को स्पीड अप करने की ज़रूरत है. ये सब चीज़ें आपकी कंक्लूजन में आ जाएंगी. सो आई होप दीज प्लानिंग स्टेप्स आर वेरी वेरी क्लियर टू यू कि आपने किस तरह से अपनी एक रिपोर्ट को जनरेट करना है, और उसको किस तरह आपने जो है उसके स्टेप्स बनाने हैं, उसके हेडिंग्स बनानी हैं, पॉइंट्स में चीज़ें लिखनी हैं, और वेरी लॉजिकल एंड वेरी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन यू हैव टू गिव. सो ये चीज़ें आई होप आपको आइडिया हो रहा है कि आप किस तरह से एक रिपोर्ट बनाएंगे. टेक टाइम टू आइडेंटिफाई योर टास्क. अब टाइम निकालें कि आपने टास्क आइडेंटिफाई करना है. यू विल हैव टू नीड अ लिटिल हाफ आवर और 1 hour कंसंट्रेशन ऑन दिस कि रिपोर्ट क्या मांगी गई है. जैसे चलते चलते आपके सीनियर ने कह दिया कि वो प्रोजेक्ट हो रहा है, उसकी ज़रा मुझे ना थोड़ी सी करंट रिपोर्ट दे दो कि पिछले 10 days में क्या हुआ, और वो कहकर ये चले गए. नाउ द टास्क इज़ विद यू. तो आप आइडेंटिफाई करते हैं कि मुझे पिछले 10 days की रिपोर्ट देनी है, उससे पहले का शायद उन्हें पता है. सो आप इसको सोच लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे और बता भी देंगे कि ये पिछले 10 days की रिपोर्ट है. ठीक है, बिकॉज यू हैव टू बी क्लियर एंड यू हैव टू बी वेरी वेरी सेफ इन फ्रंट ऑफ योर सीनियर. अब उन्होंने ही कहा है कि 10 दिन की रिपोर्ट दे दो, तो वो किस तरह से आप उसको जो है वो करवाएंगे, इशू या प्रॉब्लम को स्टेट करेंगे. सो योर टारगेट इज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रीवियस 10 days. ये टारगेट है आपके पास. आप पिछले दिनों पे चले जाते हैं, आप लोगों से प्रोग्रेस ले लेते हैं, रिपोर्ट ले लेते हैं, ख़ुद जाके साइट पे देख लेते हैं कि क्या चीज़ कहाँ हो, ये कितने दिनों से हो रही है, अच्छा ये 10 days से ये चीज़ चल रही है, ओके आई टेक स्मॉल पॉइंट्स, और फिर आइडेंटिफाई करते हैं आप अपना टास्क. देन सेकेंडली कंसिडर योर रीडर्स नीड्स. सो आपने जब रीडर की नीड्स को कंसिडर कर लिया, उसका ये मतलब हो गया कि रीडर की नीड क्या है, पिछले 10 दिन सिर्फ, ओनली 10 days. सो यू विल नॉट गो बियॉन्ड देम एंड यू विल नॉट गो बिफोर देम कि पिछले 20 days में ये हुआ गया, पिछले महीने ये हुआ. ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर दिस काइंड ऑफ एन इंफॉर्मेशन.
प्लीज़ बी वेरी वेरी क्लियर कि इंफॉर्मेशन जो है रीडर की क्या नीड है। क्या वो ये चाह रहा है कि सिर्फ फाइनेंसिस को टारगेट किया जाए तो फाइनेंशियल रिपोर्ट देंगे? क्या ये कहा जा रहा है कि सिर्फ मटेरियल आया कि नहीं आया ये रिपोर्ट दी जाए, उस पर रिपोर्ट होगी? या ये पूछा जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर जो है उसने फुलफ़िल कर दिया अपनी ड्यूटी या नहीं, उस पर रिपोर्ट होगी। सो ये सब चीज़ें देखते हुए समझते हुए हम लोग कंसिडर करते हैं रीडर की नीड्स को, ऑडियंस एनालिसिस को। देन thirdly, आइडेंटिफाई एंड लिस्ट योर एंड सोर्सिंग रिक्वायरमेंट्स, कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और सोर्सिंग रिक्वायरमेंट क्या है। इफ़ पीपल आर गिविंग यू रिपोर्ट ऑन 10 days, हाउ विल यू कॉन्टैक्ट दैम? क्या टेलीफोन पे बात की जा सकती है या ईमेल कर सकते हैं? और या फिर उनको हम किस तरह से उनसे इंफॉर्मेशन मांगेंगे? विल आई गो माई सेल्फ टू द साइट एंड टॉक टू द पीपल हु आर वर्किंग देयर? सो ये सब चीज़ें जो है ये आपके जहन में आती जाएंगी और आप उनके बारे में सोचते रहेंगे और फिर आप एक प्रोजेक्ट बनाएंगे कि ये इस तरह से ये चीज़ आपकी पूरी हुई। सो अगेन, आइडेंटिफाइंग योर एंड sourcing requirements. If people need to give you some information, तो उनके पास पहले से क्या मटेरियल मौजूद होना चाहिए? Do they have these informations? और आपका टाइम तो नहीं वेस्ट हो रहा कि अगर आप 10 days की रिपोर्ट दे रहे हैं तो उस रिपोर्ट में आपने कितना टाइम लगाया उसको जनरेट करने में। You can be on a target of about 2 days या 1 day इवन, या आपसे कहा जाता है कि पिछले 10 दिन की रिपोर्ट मुझे 1 घंटे में दे दो। तो ये सब बातें जो हैं ये आपके चैलेंजेस ऑफ योर जॉब हैं, ये आपके लिए एक चैलेंज होता है। आप जल्दी जल्दी अपने टास्क आइडेंटिफाई करके रीडर की नीड देख के कि 10 days की अपने रिपोर्ट मांगी है, उसको करके आप अपने सोर्सिंग रिक्वायरमेंट्स जनरेट करते हैं। You go immediately to the site or you talk to the people, उनको फ़ोन कर देते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर को फ़ोन कर सकते हैं कि how is the project going, और वो किस तरह से जो है वो इनकलकेट हो रहा है, फॉरवर्ड कैसे जा रहा है, और इन 10 days में क्या क्या प्रोग्रेस हुई। टेल मी क्विकली सो दैट आई कैन मेक अ रिपोर्ट ऑन इट। Then fourth point is very very important. It says avoid being sidetracked. साइड ट्रैक्ट ना हो जाएं, टारगेट को जहन में रखें कि आपने 10 days की रिपोर्ट देनी है। सो व्हेन यू आर गोइंग टू थिंक अबाउट दैट कि आपको इतने दिनों की रिपोर्ट आपने देनी है, सो यू विल बी वेरी मच फोकस्ड। साइड ट्रैक नहीं होंगे। कोई आपसे कह रहा है कि पिछले 20 days में ये काम हुआ, तो आप उसको कहेंगे कि नो प्लीज़ डोंट गिव मी दैट मच ऑफ इंफॉर्मेशन, गिव मी द इंफॉर्मेशन ऑफ 10 days। सो ये सारी चीज़ें जो होंगी वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगी कि आप साइड ट्रैक ना हो, आप फोकस करें ऑन द पॉइंट। देन योर फिफ्थ पॉइंट इज़ डिस्कार्ड एनीथिंग विच इज़ इर्रेलेवेंट। कोई भी चीज़ इर्रेलेवेंट है उसको आप डिस्कार्ड कर दीजिए। कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है, यू डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम, यू डोंट हैव दैट मच ऑफ रूम फॉर इट, so you will be the best judge to discard anything which is irrelevant. So again you identify the task कि क्या है, रीडर की क्या नीड है, टारगेट क्या दिया गया है आपको, आपने किस तरह इंफॉर्मेशन लेनी है, साइड ट्रैक नहीं होना, और irrelevant मटीरियल जो है उसको आपने डिस्कार्ड कर देना है। So your a report is going to take a shape very very soon, very quickly. Order of information क्या है? Order of information is 3 kind: indirect order of information, direct order of information and routine order of information. So these are different orders जिनमें आप रिपोर्ट दे रहे होते हैं। Indirect method is that you are not telling about the trouble beforehand. फर्स्ट पैराग्राफ में ही या इंट्रोडक्शन में ही आपने प्रॉब्लम जो है वो आइडेंटिफाई नहीं की, whereas you are facing problems in this project.
सो सी एंड टेक केयर कि इनडायरेक्ट अप्रोच उस वक्त होगी जब प्रोजेक्ट सही नहीं जा रहा है और आप बैड न्यूज़ दे रहे हैं. सो आई होप यू रिमेंबर द लेटर्स ऑफ बैड न्यूज़ के वो किस तरह से न्यूट्रलाइज की गई, किस तरह उनको बफर किया गया. सो वो सब चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए. यू शुड हैव अ वेरी क्लियर पिक्चर कि आप प्रोजेक्ट जो है वो सही नहीं जा रहा, उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको बंद करना पड़ेगा, उसको शट डाउन करना पड़ेगा. ये चीज़ें आपके जहन में हैं. लेकिन रिटन रिपोर्ट देते वक्त आप उसको इनडायरेक्ट ऑर्डर ऑफ इंफॉर्मेशन रखेंगे कि आप बताएंगे कि प्रोग्रेस, ये प्रोजेक्ट इस तरह स्टार्ट हुआ. वी टुक दिस इनिशिएटिव, इट वाज गोइंग वेरी वेल, इट हैड दीज मच थिंग्स वर कंप्लीटेड, बट देन दीज थिंग्स हैपेंड. ये प्रॉब्लम्स आ गई, फाइनेंशियली हम स्टक अप हो गए और हमारे जो पार्टनर्स थे वो चले गए, तो उसमें फिर ये प्रॉब्लम्स आई, काम इतना हो गया था, इतना रुक गया. सो स्लोली ग्रेजुअली यू बिल्ड द मोमेंटम ऑफ गिविंग आउट अ बैड न्यूज़ ऑन अ सर्टेन प्रोजेक्ट. अब ये भी होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस में रिपोर्ट, इनडायरेक्ट ऑर्डर की या किसी भी चीज़ की रिपोर्ट क्यों मांगी जाती है? ऑर्गेनाइजेशंस में 2 और 3 जो आपके इंडिकेटर्स हैं वो चल रहे होते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल दे आर वर्किंग ऑन 3 प्रोजेक्ट्स एट अ टाइम. सो जब वो 3 to 4 प्रोजेक्ट्स पे एक वक्त में काम कर रहे होंगे, सो दे वुड रिक्वायर सर्टेन काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन ऑल द टाइम. सो वो इंफॉर्मेशन फ़्लो के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसको रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली जनरेट करते रहें. एंड give them a clear picture, give them the higher authorities a very clear picture कि ये किस तरह से सारी चीज़ें चल रही हैं, कैसे काम हो रहा है और कौन सा प्रोजेक्ट किस वक्त is giving you trouble और उसको रोकना पड़ेगा, उसके लिए कुछ और सोचना पड़ेगा. You will have to generate new funds या इस तरह की चीज़ें. So at a time in the organization things are working very fast. You're working on 2-3 projects और different लोग उसमें involved हैं और जो higher authorities हैं उनको reports चाहिए होती हैं. So वो आप किस तरह कर रहे हैं और कैसे उनको manage करते हैं, किस तरह उसको लिखते हैं, word order क्या होता है, bad news है तो उसको देंगे कैसे, buffer statements भी याद रखिए हमने किए थे और उनके सैम्पल्स हमने एग्ज़ाम्पल्स के साथ सब कुछ किया था, तो वो भी आपको साथ साथ आपकी रिवीजन भी साथ साथ चल रही है. डायरेक्ट ऑर्डर ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ जस्ट वेरी डायरेक्ट ऑर्डर ऑफ इंफॉर्मेशन. प्रोग्रेस कैसी है, एक प्रोजेक्ट चल रहा है, 10 months 6 months की उसकी प्रोग्रेस देनी है, वो आप दे देंगे क्योंकि अभी उसका टाइम लैप्स नहीं हुआ, अभी उसमें प्रॉब्लम्स नहीं आ रही हैं, वो बहुत अच्छा चल रहा है, बड़ा ठीक ठाक जा रहा है और आप उसको जो है वो बड़ी अच्छी तरह से कंडक्ट कर रहे हैं. सो डायरेक्ट ऑर्डर ऑफ इंफॉर्मेशन विल बी वेरी इजी टू डू. जैसे कि गुड न्यूज़ लेटर्स होते हैं, ठीक है ना. गुड न्यूज़ आप डायरेक्टली दे देते हैं क्योंकि वो है ही गुड न्यूज़, सबको अच्छी लगेगी, सबको पसंद आएगी और कोई भी उसके जो है वो अगेंस्ट नहीं जाएगा, ठीक है. सो ट्रिकी पार्ट जो है वो इनडायरेक्ट ऑर्डर ऑफ इंफॉर्मेशन का होता है, जहाँ पे कि आपने बफर स्टेटमेंट के साथ बैड न्यूज़ देनी है. देन रूटीन ऑर्डर. रूटीन ऑर्डर इज़ जस्ट लाइक एनी अदर ऑर्डर कि आप किस तरह से उसको इनकलकेट करेंगे, किस तरह से आप उस काम को करेंगे. और वो रूटीन होता है कि डेली कोई प्रोग्रेस आपसे मांग सकता है, तो ऑर्गेनाइजेशंस में फॉर्म्स होते हैं डेली रिपोर्ट के, वो उनमें अपनी खुद जनरेट किए हुए होते हैं ऑर्गेनाइजेशन ने कि ये इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, किस शख्स ने कितना काम कितनी देर में कंप्लीट किया, वो कितनी देर ऑफिस बैठा, उसने क्या किया, उसने वीकली रिपोर्ट हमें दें कि जी आपने कितना. जैसे हमारी होती है कि रूटीन ऑर्डर होता है हमारा कि हम वीकली रिपोर्ट एक देते हैं कि जी इतना कोर्स आउटलाइन में इतने इतने टॉपिक्स कवर हो गए.
सो वो एक रूटीन ऑर्डर है और उसमें आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन देनी है कि जी ये काम इस तरह से हो रहा है, और उसमें कोई आपको मीटिंग्स की या कोई आपको डिस्कशंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज़ अगर काम कंप्लीट नहीं हो रहा तो वो फिर आपकी ज़िम्मेदारी है। आप कहते हैं कि जी हमने विद इन 10 डेज़ हम ये टॉपिक ख़त्म करा लेंगे या ये कोर्स आउटलाइन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी या जो भी जैसे भी चीज़ चलती है। सो अगेन ऑर्डर ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में सोचें। थिंक ऑफ योर टास्क, आपको क्या टास्क दिया गया है। अगर आपको पता है कि एक प्रोजेक्ट ठीक नहीं जा रहा, आपने उसकी रिपोर्ट देनी है और कहना है कि इसको, मेरी सजेशन ये होगी कि इसको शट डाउन कर दिया जाए, तो वो फिर किस तरह से होगा और उसके लिए आपको क्या मोमेंटम बिल्डअप करना पड़ेगा। देन डायरेक्ट रूटीन, डायरेक्ट बात करेंगे, अच्छी चीज़ आ रही है, अच्छा प्रोग्रेस है, ओके फाइन, एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। रूटीन में बताएंगे कि वीकली, मंथली या फोर्टनाइटली रिपोर्ट है और वो ऑफिस के फॉर्म्स पर ही है, आपने सिर्फ फिल इन करना होता है कि जी ये चीज़ें हो गई हैं या टिक मार्क करना होता है, एंड देन दैट रिपोर्ट इज़ देयर फॉर एनी काइंड ऑफ फ्यूचर रेफरेंस। सो ये आपके ऑर्डर ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाएंगे। देन वी कम टू डिफरेंट 4 टाइप्स ऑफ शॉर्ट रिपोर्ट्स। टाइप्स क्या हैं शॉर्ट रिपोर्ट्स की? ये 4 हैं। नंबर 1 इज़ जस्टिफिकेशन रिपोर्ट। जस्टिफिकेशन रिपोर्ट होती है जब आपको एक प्रोजेक्ट जो है उसमें आपको कोई चेंज करनी है और उस चेंज को आप जस्टिफाई करते हैं टू द हायर अथॉरिटीज़ कि मैं ये जैसे आप चीफ इंजीनियर हैं और आप कहते हैं कि इस रूम में ये चेंजेस हमें लानी है, यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है या यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, कोई मसला है, सो यहाँ पे किचन का आउटलेट दे दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, जो भी चीज़ आप करना चाह रहे हैं। सो उसमें आप जस्टिफिकेशन देते हैं, यू आर चेंजिंग एक्चुअली द मैप ऑफ द बिल्डिंग, कुछ चेंजेस उसमें ला रहे हैं आप, तो आप जस्टिफिकेशन देंगे कि मैं ये चेंजेस क्यों ला रहा हूँ, वाई आर दीज चेंजेस रिक्वायर्ड, ये सब क्यों रिक्वायर्ड होती हैं। सो उसमें क्या होगा कि आप जस्टिफाई कर रहे होंगे योर चेंज, योर पर्पस, और आपने किस तरह से उसको जो है वो जस्टिफाई करना है, इनकलकेट करना है, क्या चीज़ आपके माइंड में आ रही है। सो यू विल गिव अ पर्पस स्टेटमेंट, सब्जेक्ट लाइन भी उसको कह सकते हैं। पर्पस स्टेटमेंट 3 to 4 सेंटेंसेस का होगा, उससे ज़्यादा का नहीं। सब्जेक्ट लाइन जो है वो सिर्फ एक लाइन होगी, सब्जेक्ट लिखा हुआ होगा, कोलन्स होंगे और वो आगे जो भी आपका टॉपिक है वो होगा और उसको अंडरलाइन होगा। सो जस्टिफिकेशन रिपोर्ट विल बी पर्पस स्टेटमेंट के देर आर दीज इश्यूज कमिंग अप and we would like to make the following changes, so kindly consider these are our suggestions, या इस तरह की कोई बात। या फिर सब्जेक्ट लाइन में होगा कि justification for a minor change in the map of the building, ठीक है। सो वो माइनर चेंज है, जस्टिफिकेशन प्रोवाइड की गई, पर्पस स्टेटमेंट में या सब्जेक्ट लाइन में उसको बता दिया गया, तो वो चीज़ बहुत क्लियर हो गई। फिर आ जाता है आपका स्ट्रक्चर ऑफ इंफॉर्मेशन। आप इंफॉर्मेशन किस तरह दे रहे हैं वो चीज़ें आप बताएंगे। ये मैंने आपको डिवाइड किए हैं इन डिफरेंट पैराग्राफ्स। इन सब हेडिंग्स की पैराग्राफिंग होगी और वही पैराग्राफिंग आपकी जस्टिफिकेशन रिपोर्ट बन जाएगी। फर्स्ट पैराग्राफ आपका होगा डिस्क्राइब द करंट सिचुएशन। करंट सिचुएशन को डिस्क्राइब करें, पिछली बातों पे ना जाएं और ये ना कहें कि प्रोजेक्ट ऐसे स्टार्ट हुआ था और उसमें ये चीज़ थी, वी वर वेरी हैप्पी एंड एंथुजियास्टिक और फंड्स थे अवेलेबल और ये सारा कुछ था। नो, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। करंट सिचुएशन क्या है, इस वक्त क्या हो रहा है और हमें कहाँ ट्रबल आ रही है, हमें कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। सो वो जो करंट सिचुएशन आप डिस्क्राइब करेंगे वो आप कैसे डिस्कस करेंगे
और किस तरह से उसको हम लेके जाएंगे फॉरवर्ड। ये बताइए कि अब क्या हो रहा है, ठीक है। सो वो आपके लिए बड़ी क्लैरिटी प्रोवाइड करेगा कि प्रोजेक्ट इज़ दिस। ज़ाहिर है इंट्रो ऑफ द प्रोजेक्ट तो डेफिनेटली आएगी कि हम इस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये हो रहा है कि फाइनेंसिस की प्रॉब्लम हो गई है, या जो शिपमेंट थी वो नहीं आई, या हमारा काम डिले हो रहा है, या हमें एक और एक्सपर्ट की ज़रूरत है। सो you are giving justification for your changes in the project. Then describe the change. Change describe करें कि आपने अगर ये स्टेप ले लिया है, अगर आप ले चुके हैं, तो फिर उसको डिस्क्राइब करें कि जस्टिफाई करें कि मैंने ऐसा क्यों किया। कि you were at a site, आप फार ऑफ थे और आप वहाँ पे एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं और आपको प्रोजेक्ट दिया गया। सो आपके कांटेक्ट नहीं, अब कॉन्ट्रैक्टर भाग गया, चला गया, छोड़ गया। आपको काम क्विकली कंप्लीट करना था और आपके जहन में एक और कॉन्ट्रैक्टर ऑलरेडी था, ठीक है। सो उसको आपने विदाउट इन्फॉर्मिंग द अथॉरिटीज़, या थोड़ा सा डिले हो गई इंफॉर्मेशन अथॉरिटीज़ को देने में कि शायद फ़ोन नहीं मिला या फैक्स नहीं गया या जो भी चीज़ हुई, तो आपने वो डिसीजन ले लिया और आपने नया कॉन्ट्रैक्टर जो आपको जाना पहचाना था, आप रिलाई कर रहे थे उसके ऊपर, उसको रख लिया ऑन योर ओन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, अपनी ज़िम्मेदारी पे आपने उसको रखा। तो चेंज आप डिस्क्राइब कर देंगे कि जी ये हो गया था and I had no other choice but to get this person on board because he has been tried and tested, और ये बड़ा अच्छा इसकी अप्रोच बहुत अच्छी है और ये बड़ा टेक्निकल काम करने वाला है और इसका एक्सपीरियंस बहुत है, तो ये अब बेहतर काम कर सकेगा। सो आपने जस्टिफाई कर दी चेंज, जस्टिफाइंग द चेंज ऑल्सो, उसको जस्टिफाई करें, उसको बताएं कि आपने जो चेंज आप लाए हैं वो क्यों लाए हैं, गिव द रीजंस, गिव योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपको अथॉरिटीज़ ने ही ये अथॉरिटी भी दी हुई हो कि आप चेंजेस ला सकते हैं। सो अगर ऐसा है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, जस्टिफिकेशन रिपोर्ट जो है वो बहुत आपके फेवर में चली जाएगी। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप हायर अथॉरिटीज़ से इस तरह से फेवर लेने की कोशिश करते हैं और आप ये देखते हैं कि कैसे चीज़ें जो हैं वो एक प्रोग्रेस में जाती हैं और जस्टिफाई होती हैं। देन डिस्क्राइब द कॉस्ट फैक्टर। कॉस्ट फैक्टर डिस्क्राइब करना बहुत ज़रूरी है। फाइनेंसेस आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट। तो उस प्रोजेक्ट के लिए आप कॉस्ट फैक्टर देखेंगे कि वो कॉन्ट्रैक्टर की ये कॉस्ट थी, इस कॉन्ट्रैक्टर की ये कॉस्ट है, हो सकता है ये कॉस्ट ज़्यादा हो, तो आप जस्टिफाई करेंगे कि सिंस ही इज़ गुड एंड ही इज़ रिलायबल, तो इसको हम इतनी पेमेंट देने के लिए तैयार हैं, वी आर रेडी टू डू दिस। जब आप ये करेंगे तो आप अपनी जो है वो रिलायबिलिटी इस्टेब्लिश करते चले जाएंगे। सो इस तरह से कॉस्ट फैक्टर की भी जस्टिफिकेशन देना, डिस्क्रिप्शन देना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दिस विल गिव अ वेरी क्लियर पिक्चर टू व्हाट इज़ गोइंग ऑन। सो बड़ी क्लियर पिक्चर आ जाएगी कि क्या हो रहा है, किस तरह से काम चल रहा है, क्या बातें हो रही हैं, कितनी कॉस्ट आ रही है, कितनी मनी इन्वॉल्व है, फाइनेंशियल कंडीशंस क्या हैं, ये सब कुछ। देन नेक्स्ट पैराग्राफ में आप लिखेंगे डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सो आपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बोथ डिस्कस कर ली और आपने उसके बारे में बहुत सारा जो है वो लिटरेचर जो है वो फॉर्मुलेट कर लिया। सो एडवांटेजेस पहले बता दें कि इस इंडिविजुअल को रखने की ये एडवांटेजेस हैं, ये कमिटेड है, ये अपना काम पूरा करके जाएगा, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है और ये बड़ा एक लॉजिकल सा शख्स है, तो इसके ये जो काम करेगा ये बहुत अच्छा काम करेगा।
उसको आपने एडवांटेजेस बता दी। डिसएडवांटेजेस आपने ये बताई कि अगर हम ना रखते तो हमें डिले हो जाता, हमें ये प्रॉब्लम पड़ती और हमें ये मसाइल आते, और उसको सोचते हुए हमने ये क्विक डिसीजन लिया है। सो यू सी हाउ थिंग्स आर बिल्डिंग अप और हाउ थिंग्स आर बीइंग जस्टिफाइड। आप बड़े क्लियर हैं इन योर कॉन्सेप्ट। आपका रीडर जो है, जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, वो बड़ी क्लियर हैं कि ठीक है, ये मैनेजिंग डायरेक्टर है, इसको प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, इसको हमने इतनी अथॉरिटी दी थी, इसने ये काम किया, ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए किया, अपने बेनिफिट के लिए किया, एंड इन द लॉन्ग रन people are going to be positively affected by it. So see how things are building up slowly, gradually. फिर आप conclusion देखते हैं. You make a conclusion कि hopefully things are going to go well और इतना अच्छा प्रोजेक्ट हो जाएगा, ये टाइम लिमिट हम दे रहे हैं, ये कॉस्ट फैक्टर्स हम दे रहे हैं, एंड होपफुली ये अच्छा चला जाएगा. कंक्लूजन हो गई. उसके बाद यू आर क्लोजिंग विद अ रिकमेंडेशन. सो आप रिकमेंडेशन के साथ क्लोज करते हैं कि आई रिकमेंड कि जो वो पिछला कॉन्ट्रैक्टर था उसको फ्यूचर उसमें ना लिया जाए, क्योंकि मेरी रिकमेंडेशन या मेरा एक्सपीरियंस उसके साथ इतना अच्छा नहीं है, इतना ठीक नहीं है. काम जो था वो इतना हुआ और इतना नहीं हुआ, एंड ही डिड नॉट टेक केयर ऑफ द टाइम, और उसने काम जो था वो टाइम पे कंप्लीट किए बगैर उसने ये हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट की. सो इसी आपकी जस्टिफिकेशन रिपोर्ट किस तरह की है. ये आपकी पर्पस स्टेटमेंट, फिर सब्जेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ इंफॉर्मेशन, उसमें ये आपके पैराग्राफ्स हैं 1, 2, 3, 4 और 5 शॉर्ट पैराग्राफ्स, नॉट वेरी बिग पैराग्राफ्स, छोटे छोटे पैराग्राफ्स हैं, और वो डिस्क्राइब कर रहे हैं चेंज को, जस्टिफाई कर रहे हैं, करंट सिचुएशन सबसे पहले डिस्क्राइब कर रहे हैं. ठीक है. सो ये ऑर्डर ऑफ इंफॉर्मेशन इसी तरह से है. यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ बहुत क्लियर कर दूँ कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की डिफरेंट काइंड ऑफ जस्टिफिकेशन रिपोर्ट्स होंगी. सो आप ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के मुताबिक चलें. ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, यहाँ पे आके रूल्स ख़त्म नहीं हो जाते. ये एक सैम्पल है, ये एक एग्ज़ाम्पल है आपके लिए. ठीक है. तो इसको एज अ सैम्पल ही लीजिए. इनमें ये चीज़ें मौजूद होनी चाहिए. आप किस तरह लिखते हैं, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसे फॉलो करते हैं, दैट इज़ एंटायरली अप टू यू. सो मैं कोई आपको हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बता रही हूँ कि ये चीज़ इसी तरह करनी है और किसी तरह होगी ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. ये सजेशंस हैं कि पर्पस स्टेटमेंट देना है, फिर स्ट्रक्चर ऑफ इंफॉर्मेशन में ये चीज़ें लिखनी हैं, जिस तरह से ये आएंगी. करंट सिचुएशन, चेंज, जस्टिफाई द चेंज, कॉस्ट फैक्टर ज़रूरी है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, फिर आपकी कंक्लूजन आएगी, और उसके बाद आपकी रिकमेंडेशन आ जाएगी. तो ये एक ऑर्डर ऑफ इंफॉर्मेशन का सैम्पल है. इसको बिल्कुल फाइनल अथॉरिटी मत समझिएगा. आप इंटरनेट पे जाएंगे, देखेंगे, जस्टिफिकेशन रिपोर्ट टाइप कीजिए किसी भी सर्च इंजन पे, आप देखिएगा कि कितने डिफरेंट तरीक़ों से वो लिखी गई है, एंड ऑल ऑफ देम आर करेक्ट एंड एक्सेप्टेबल. ठीक है. सो टाइम्स आर चेंजिंग, डिफरेंट लोगों के क्राइटेरियाज बन रहे हैं, डिफरेंटली लोग चीज़ों को अप्रोच कर रहे हैं, मॉडर्निटी आती जा रही है, लैंग्वेज थोड़ी सी कैजुअल होती जा रही है, कहीं कहीं लैंग्वेज फॉर्मल है. सो ये सब चीज़ें देखें, ध्यान रखें, लर्निंग प्रोसेस को ब्रॉडन करें, अपना विजन ब्रॉड करें, अपने माइंड को ओपन अप करें. इसको, इन सजेशंस को क्लोज एंडेड मत समझिएगा. दे आर वेरी मच ओपन एंडेड एंड दे आर वेरी मच अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया. बेसिकली यही सब चीज़ें होती हैं, लेकिन वो किस ऑर्डर ऑफ इंफॉर्मेशन में होंगी, किस तरह से होंगी, वो हम आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करा रहे हैं. हम आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस इस तरह से हार्ड एंड फास्ट नहीं बता रहे, क्योंकि बिजनेस कम्युनिकेशन जो है वो एवरी डे प्रोसेस है. एवरी डे उसमें प्रोग्रेस होती है, एवरी डे उसमें कोई ना कोई नई चीज़ आ जाती है.
फिर आपकी आती है सेकंड प्रोग्रेस रिपोर्ट। अब प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या चीज़ है, इसका फर्स्टली पर्पस स्टेटमेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि आप पर्पस लिखेंगे कि ये क्यों है और इसका क्या रीज़न है, ठीक है। सेकेंडली स्ट्रक्चर ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, ओपन विद द करंट स्टेटस, प्रोग्रेस क्या है। अब 6 मंथली प्रोग्रेस मांगी है तो आपका पर्पस स्टेटमेंट या आपकी सब्जेक्ट लाइन होगी रिपोर्ट ऑन 6 मंथ्स ऑफ द प्रोजेक्ट नेम, और उसके बाद ब्रैकेट्स में आप डेट डालेंगे। लाइक जैसे ये रिपोर्ट है फ्रॉम 1 जून 2006 टू 1 जनवरी 2007, तो वो लास्ट 5 to 6 मंथ्स की रिपोर्ट है, तो वो डेट आप ज़रूर डालेंगे। और प्लीज़ रिमेंबर कि डेट जो है वो आपने कैसे डालनी है, डे फर्स्ट, और अगर 1 जनवरी है तो 01 इस तरह करके लिखेंगे, जनवरी लिख देंगे या जैन लिख देंगे, और उसके बाद ईयर ज़रूर डालेंगे। बी वेरी केयरफुल अबाउट साइटिंग द ईयर। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ इंफॉर्मेशन आ जाता है, ओपन विद द करंट स्टेटस आ जाएगा कि करंट स्टेटस क्या है, हम इतने दिनों की रिपोर्ट दे रहे हैं। वर्क और गोल्स कंप्लीटेड सो फार, क्या चीज़ कंप्लीट हो गई है, ये इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एक प्रोग्रेस रिपोर्ट है, ठीक। सो यू आर प्रोग्रेसिंग, यू आर गोइंग अहेड, और आप किस तरह से ये काम चला रहे हैं वो आप करते जाएंगे और उसको आप कंप्लीशन तक पहुंचाएंगे, जस्टिफिकेशन उसकी देंगे। वर्क एंड गोल्स कंप्लीटेड सो फार, ये चीज़ें हो गई हैं, टिक मार्क, डन, कंप्लीटेड, इस तरह से। फॉलो विद डिटेल्स ऑफ द ऑपरेशंस अचीवमेंट्स, ऑपरेशन की अचीवमेंट क्या है। प्रोग्रेस रिपोर्ट दे रहे हैं, इसका मतलब है कि ये एक गुड न्यूज़ है, ठीक। सो अचीवमेंट क्या हुई, किसने कितना काम किया, कितना हार्ड वर्क किया, किस तरह से प्रोग्रेस हुई। बॉडी बिल्डिंग बहुत खूबसूरत बन रही है, बहुत उसमें फैसिलिटीज़ हैं, लिफ्ट लग रही है, पॉलिश्ड फ्लोर्स हैं, सारा कुछ है, मार्बल का काम है, वुडन वर्क है, ये सब चीज़ें। कॉन्फ्रेंस रूम कैसा है, किस तरह की उसकी आउटलुक है। ऑपरेशन की अचीवमेंट, क्या क्या चीज़ें बना ली हैं, क्या क्या चीज़ें हो गई हैं। प्रेजेंट एनी प्रॉब्लम और डिलेज एंड सजेस्ट देयर सॉल्यूशंस आल्सो, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, डिले क्या है, शायद आपका डिले ये हो सकता है कि आपके एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट जो है वो अभी तक नहीं आया, तो उसमें डिले क्या है। सॉल्यूशन क्या आप दे सकते हैं कि किसी और कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाए, या आप क्या सोचते हैं कि हम किसी और कंपनी के लिए सोचें, तो वो डिलेज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो वो डिस्कस करते हैं आप प्रोग्रेस रिपोर्ट में। चेंज ऑफ प्लान्स गिव डिटेल, अगर चेंज ऑफ प्लान है कि आप कहते हैं कि हम डिले हो रहा है, हम लेट हो रहे हैं, और ये प्लांट अभी तक हमारा कूलिंग प्लांट नहीं आया और इसके लिए हमें प्रॉब्लम होगी, सो चेंज हम ये चाहते हैं, वो चीज़ें फिर आपके सामने आ जाएंगी। फिर कंक्लूजन है, गिव एडवांटेजेस ऑफ द चेंज इंट्रोड्यूस्ड, चेंज जो आपने इंट्रोड्यूस की है उसके एडवांटेजेस दें कि इससे हमारा काम जल्दी हो जाएगा, प्रोजेक्ट जो है वो जल्दी कंप्लीट होगा और हमें कोई पेनल्टी या कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। एंड देन यू इंडिकेट द फ्यूचर, आप फ्यूचर को इंडिकेट करते हैं कि ये सारा कुछ जो फ्यूचर के लिए हमारे है वो भी बहुत ज़्यादा हमारे लिए फीजिबल होगा, वी विल बी वेरी हैप्पी इन इट, और किस तरह हमारी जो कंपनी है वो प्रोग्रेस कर सकेगी और एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगी। सो योर प्रोग्रेस रिपोर्ट इज़ लाइक दिस, ठीक है। थोड़ी सी जस्टिफिकेशन रिपोर्ट से डिफरेंट है, ये इसके पॉइंट्स हैं, आपकी अपनी जजमेंट है कि आप इन पॉइंट्स को कैसे यूज़ करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में उसको किस तरह से इनकलकेट करते हैं। लर्निंग, ये बुकिश नॉलेज है, ये हम आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अब आप प्रैक्टिकल वर्क किस तरह करेंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में जाके आप क्या फेस करेंगे, दैट विल बी योर ओन एक्सपीरियंस, दैट इज़ एंटायरली अप टू यू कि आप उसको कैसे करते हैं। पीरियोडिक रिपोर्ट, थर्डली इज़ योर पीरियोडिक रिपोर्ट। उसी तरह से है, पीरियोडिक रिपोर्ट का मतलब ये हुआ कि 6 मंथली या 6 वीकली
या फोर्टनाइटली या ईयरली, सो उसमें पीरियड्स डिफाइन हुए हुए हैं, टाइम स्पैन जो है वो डिफाइन हुआ हुआ है। सो पीरियोडिक रिपोर्ट है, उसकी पर्पस स्टेटमेंट है, फिर स्ट्रक्चर उसका आ जाता है, ओपन विथ फैक्ट्स एंड फिगर्स। पीरियोडिक रिपोर्ट है, उसी पीरियड टाइम पीरियड के बारे में देनी है, तो वो फैक्ट्स एंड फिगर्स आ जाएंगे। प्रेजेंट ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन ऑन अचीवमेंट एंड प्रॉब्लम, एक ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन दें कि अचीवमेंट क्या हुई और प्रॉब्लम क्या आई, और आपने किस तरह से उसको जो है वो डील किया, किस तरह से आपने उसको जो है वो एक अच्छा प्रेजेंटेशन दी, तो वो आप उसको प्रेजेंट करेंगे ऑब्जेक्टिवली, नॉट सब्जेक्टिवली। पहले भी आपको मैंने बताया कि ह्यूमन बीइंग्स को टारगेट ना करें, वर्क को टारगेट करें कि ये काम नहीं हुआ, या अचीवमेंट हुई तो किस तरह से अचीवमेंट हुई, बहुत अच्छा काम किया गया और बड़ा टीम वर्क था, बड़ी अच्छी प्रोग्रेस हुई है। देन कॉस्ट फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड, कॉस्ट फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड जो हैं वो क्या हैं, उनको दे दीजिए, ब्रेकअप दे दें एक कि इन 3 महीनों में हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, नेक्स्ट 6 मंथ्स में हमारी ये एक्सपेक्टेशन है, तो वो आपके पास एक ब्रेकअप आ जाएगा। देन कंक्लूजन है, उसमें समराइज द फाइंडिंग्स, समराइज करें और क्लोज विद रिकमेंडेशन, अपनी रिकमेंडेशन के साथ उसको क्लोज कीजिए। ठीक है। इंसिडेंट रिपोर्ट्स होती हैं, दे आर रिटन ऑन फॉर्म्स जनरेटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन इन फॉर्म्स को जनरेट करती है। इंसिडेंट रिपोर्ट्स होती हैं, फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी का गॉड फॉरबिड एक्सीडेंट हो गया और आपने क्लेम करना है, उसका जो इंश्योरेंस थी वो क्लेम करनी है, तो आप इंश्योरेंस ऑफिस जाएंगे, जहाँ भी इंश्योरेंस हुई हुई है वो लोग आपको एक फॉर्म देंगे जो कि आप फिल करेंगे, क्राइटेरिया बताएंगे, सब चीज़ें बताएंगे, और फिर आप उस इंसिडेंट को उस तरह से नरेट करेंगे। सो इनके एक फॉर्म्स होते हैं, पर्टिकुलर फॉर्म्स होते हैं। द इंसिडेंट रिपोर्ट्स आर दीज टाइप्स विच इन्वॉल्व क्लाइंट, जैसे कि मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की किसी क्लाइंट के साथ लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, बात बढ़ जाती है, हायर अथॉरिटीज़ तक पहुंचती है, ऑफिस में एटमॉस्फेयर ख़राब हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो उसकी इंसिडेंट रिपोर्ट होगी। अनयूजुअल डिलेज़ हैं, वो भी इंसिडेंट रिपोर्ट में ही आएगा कि अनयूजुअल डिले कैसे हो गया, आपने शिपमेंट तो 10 डेज़ में करनी थी, वो 20 डेज़ तक कैसे चली गई, तो वो अनयूजुअल डिलेज़। एक्सीडेंट, ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया कि एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती हैं आपकी, घरों की इंश्योरेंस होती है, घर में आग लग जाए गॉड फॉरबिड, या कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए, या गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, तो उसके ऊपर फिर इंसिडेंट रिपोर्ट जो होती है विच दैट इज़ जनरेटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, बाय द कंपनी, उसका एक फॉर्म होता है, वो आपको फिल करना होता है। और फिर स्पेशल इवेंट्स हैं, जैसे कि आपने कोई फंक्शन अरेंज किया, उसमें कोई मसला आ गया, किसी का कोई झगड़ा हो गया, या पेमेंट्स डिले हो गई, या कोई ऐसी चीज़ हो गई, तो उसमें भी आप जो है वो इंसिडेंट रिपोर्ट्स देते हैं। ठीक है। सो ये हमने आज अपनी रिपोर्ट्स जो हैं 4 टाइप्स ऑफ शॉर्ट रिपोर्ट्स की हैं। फर्स्ट वाज योर जस्टिफिकेशन, कि आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि किस तरह से आपने कोई काम कर लिया है और फिर आप उसको जस्टिफाई करते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। फिर प्रोग्रेस रिपोर्ट है, प्रोग्रेस बता रहे हैं। उसके बाद पीरियोडिक रिपोर्ट है जो कि आप टाइम पीरियड के साथ दे रहे हैं। इंसिडेंट रिपोर्ट्स हैं जो कि आपके फॉर्म्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, उनको आप फिल कर देते हैं एंड दे बिकम योर इंसिडेंट रिपोर्ट्स। और फिर उसके ऊपर डिस्कशन होती है, कोई बोर्ड बनता है, कोई कमेटी बनाई जाती है, फिर रेजोल्यूशन होता है, उसको रिजॉल्व करते हैं, और ये सारी चीज़ें आप इस तरह से जो है वो कंटिन्यू करते हैं। सो हेयर वी एंड आर 23rd लेक्चर। इसमें आपने रिपोर्ट्स का मैंने आपको बताया कि रिपोर्ट्स किस तरह बनती हैं,
जस्टिफिकेशन, प्रोग्रेस, पीरियोडिक एंड इंसिडेंट रिपोर्ट्स। ये 4 रिपोर्ट्स, और उसके बाद फिर और भी तरह की रिपोर्ट्स हो सकती हैं। यहाँ पे ये चीज़ ख़त्म नहीं हो जाती, आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है वो आप ऑर्गेनाइजेशन में जाके लर्न करेंगे, वो आपकी प्रैक्टिकल लर्निंग होगी। और उसमें किस तरह से आप जनरेट करेंगे रिपोर्ट्स, उनका क्या क्राइटेरिया है, उनको क्या कौन सी हेडिंग्स उनको चाहिए होती हैं, ये सब चीज़ें आप प्रीवियस रिपोर्ट्स निकाल के उनको स्टडी करके देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि वो रेफरेंस के भी काम आती हैं, वो आपको फ्यूचर इंडिकेट भी कर देती हैं। मैनेजर्स उनको पढ़ते हैं प्रीवियस रिपोर्ट्स को, और उनको समझ आता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या कल्चर चल रहा है और किस तरह से कौन सी हेडिंग्स जो हैं वो एक्सेप्टेबल हैं, अच्छी हैं। बेसिकली मेन चीज़ें यही होती हैं, लेकिन इनका वर्ड ऑर्डर थोड़ा सा चेंज हो सकता है, इनकी हेडिंग्स थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती हैं। जैसे हो सकता है कि कॉस्ट फैक्टर पहले मांगा गया हो और उसके बाद करंट चेंज जो है वो बाद में मांगी गई हो। करंट सिचुएशन का जो जिक्र करेंगे वो तो आप पहले ही करेंगे, ठीक। सो बी इंटेलिजेंट इनफ टू गेट आइडियाज़ फ्रॉम हेयर, look on to the internet, discover your own world, कि किस तरह से चीज़ें प्रोग्रेस कर रही हैं, क्या काम चल रहा है और कैसे वो फॉरवर्ड जा रही हैं, और यहाँ से आइडियाज़ लें, अपनी ऑर्गेनाइजेशन से सीखें, पिछली चीज़ों से सीखें, और इस तरह से आपको जो है वो सारा कुछ जो है वो आपके सामने आ जाएगा और आपको बहुत ही कन्वीनियंट होगा टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, बिकॉज़ आपकी रिपोर्ट्स जो हैं वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन देती हैं और आपको एडवाइस करती हैं सब्जेक्ट के बारे में, और एक्सपर्ट ओपिनियन बताती हैं, एडवाइस टू द मैनेजर्स होती हैं, प्रोग्रेस पे चेक है, ये सारा कुछ जो है वो आपकी रिपोर्ट्स कर रही हैं, ठीक है। फिर प्लानिंग स्टेप्स आपके आ गए, उसके बाद ऑर्डर ऑफ इंफॉर्मेशन हमने किया, फिर हमने जस्टिफिकेशन, प्रोग्रेस, पीरियोडिक एंड इंसिडेंट रिपोर्ट की। सो यहाँ पे हम एंड करते हैं लेक्चर नंबर 23। सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।